पिछले क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने देखा, उसके बाद कार्नोट साइकिल पढ़ा और कार्नोट साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल साइकिल होती है जिसके अंदर कुल 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक ना, जिसमें चारों के चारों रिवर्सिबल होते हैं। कार्नोट साइकिल में जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, इस दौरान जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल होती है, और जो कंप्रेशन प्रोसेस और एक्सपेंशन प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक अर्थात आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। कुल चारों प्रोसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक साइकिल बनाती है, और चूंकि सभी प्रोसेस रिवर्सिबल हैं इसलिए साइकिल को हम रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। और रियल में कोई भी रिवर्सिबल साइकिल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो कार्नोट साइकिल है ये काल्पनिक साइकिल है और आइडियल साइकिल है। इस साइकिल के ऊपर जो इंजन कार्य करता है उसे हम कार्नोट हीट इंजन या फिर रिवर्सिबल हीट इंजन कहते हैं। यदि इस पर कोई रेफ्रिजरेटर कार्य कर रहा है तो इसे हम कार्नोट रेफ्रिजरेटर या फिर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर कहेंगे, और यदि हीट पंप कार्य कर रहा है तो इसे हम कार्नोट हीट पंप या फिर रिवर्सिबल हीट पंप कहेंगे। कहीं कहीं इसको आइडियल हीट इंजन भी लिखा रहेगा। आइडियल का मतलब किसकी बात कर रहा है? कार्नोट की बात, ठीक ना। तो पिछले क्लास में जो चीजें हमने सीखी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या आई थी भाई, बताएं? 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने सीखी कार्नोट साइकिल में, उसमें हमने लिखा कि जो क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं। और तरीका क्या था? क्यू जो रिजेक्शन था, रिजेक्शन किस टेम्परेचर पे हुआ था? लोअर टेम्परेचर पे, तो इसको लिखेंगे टी लोअर अपॉन जो एडिशन था वो किस टेम्परेचर पे था? हायर टेम्परेचर पे था, तो इसको लिखेंगे टी हायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, लेकिन ध्यान रहे ये चीज सिर्फ और सिर्फ कार्नोट के लिए एप्लीकेबल है। अदर देन कार्नोट आप इसका यूज नहीं, या तो कार्नोट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल और कार्नोट क्या है? एक ही चीज है। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला सिर्फ हम लोग कार्नोट साइकिल के लिए या फिर रिवर्सिबल साइकिल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हमने देखा कि जो हमारी एफिशिएंसी मिली किसकी? हीट इंजन की, और सिंपली कहें कार्नोट हीट इंजन की, तो वो कितनी आई थी भाई? 1 माइनस टी लोअर अपॉन, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू रिजेक्शन की जगह क्या ले लेंगे? टी लोअर अपॉन टी। तो आप चाहें तो इसके टर्म में लिखें या फिर चाहें तो टेम्परेचर के टर्म में लिखें, ठीक ना। सिमिलरली यहां पर हम लोग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए एक अलग सब्जेक्ट बना हुआ है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो आपके अगले सेमेस्टर में ओपन इलेक्टिव के रूप में है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसीलिए हीट पंप के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग अगले सेमेस्टर में करेंगे। यहां पर हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे? हीट इंजन की, कार्नोट हीट इंजन की बात करेंगे या फिर रिवर्सिबल हीट इंजन की बात करेंगे, और उसकी एफिशिएंसी हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और भी हैं आपको जानने के लिए। देखें, अगर ये है टी हायर, ये है हीट इंजन, और इधर हो गया टी लोअर, यहां से आपको अगर मैं कह रहा हूं कि इस हीट इंजन की जो दक्षता यानी एफिशिएंसी है वो 50% है, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कार्नोट हीट इंजन लगा है या रिवर्सिबल हीट इंजन लगा है, इसकी एफिशिएंसी अर्थात दक्षता कितनी है? 50%। 50% कहते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए बात कि जितना भी हीट इसको हम देंगे वो उसका 50% किस में कन्वर्ट कर देगा? दक्षता का मतलब यही है कि जो भी हम खर्च, जितने पैसे हमने खर्च किया उसका आधा, उसका 50% ही किस में कन्वर्ट होगा?
वर्क में कन्वर्ट। और हीट इंजन में हम पैसे की जगह क्या देने वाले हैं, हीट। यहां पर सपोज आपने क्यू हायर दिया, तो इस क्यू हायर का अगर इसकी दक्षता 50% है तो ये क्यू हायर का 50% वर्क कितना हो जाएगा, क्यू एच बाई 2। और क्यू रिजेक्टेड कितना होगा, क्यू लोअर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, क्यू एच बाई 2। क्योंकि ये जो भी हीट आप देंगे, जितना वर्क में कन्वर्ट करना हुआ कन्वर्ट कर देगा, बाद बाकी कहां जाएगा, सिंक को। तो यदि 50% वर्क में गया है तो बाद बाकी 50% कहां चला जाएगा, सिंक। बात समझ में आ रही है। दूसरा चीज, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर, चूंकि आज हमें इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं आपको। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमेशा केल्विन का यूज करें। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसमें 273 जोड़ दें ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, केल्विन में। कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ना करें, हमेशा उसे केल्विन में कन्वर्ट करें और फिर करें। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था कि दक्षता का, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। और एफिशिएंसी के लिए मैंने तरीका बताया, हमेशा आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट के रूप में आपको यही वर्क मिलता है और इनपुट के रूप में जो भी हीट आपने दिया, यही आपका क्या होता है, एफिशिएंसी। ठीक है। तो इसमें एक एक करके 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग आपके पास जो भी बुक होगा उससे आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम मैं क्लास में करा रहा हूं, एक एक करके नोट करेंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है, आउटपुट ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन इज 3 किलोवाट। किसी हीट इंजन का आउटपुट कितना है, 3 किलोवाट है। व्हेन इनपुट इज 10,000 जूल पर सेकेंड। इनपुट कितना दिया जा रहा है भाई, 10,000 जूल पर सेकेंड। ठीक ना। तो पूछ रहा है फाइंड दी थर्मल एफिशिएंसी, इस सिस्टम की थर्मल एफिशिएंसी निकाली। ठीक ना। अब कैसे, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में भी कुछ तरीका देखा था, सेकेंड लॉ में भी सिस्टम बिल्कुल सेम रहेगा। आखिर अटेम्प्ट कैसे, अब लिखे नहीं, बोर्ड पे देखिए, लिखे नहीं बिल्कुल, कैसे अटेम्प्ट ले, क्या हमारा रास्ता होना चाहिए। पहली बात, जो चीजें दी हुई हैं उनको लिखें, पहला काम ये करना है। जरा ध्यान से देखें, आउटपुट, अब जब भी किसकी बात कर रहा है, हीट इंजन की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हीट इंजन का डायग्राम, दिस इज टी हायर, दिस इज हीट इंजन एंड दिस इज टी लोअर। यहां से हमने Q1 लिया, यहां Q2 दिया और यहां पे क्या मिला, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अब यहां से चीजों की वैल्यू नोट करेंगे। पहले दिया है आउटपुट, तो हीट इंजन का आउटपुट कितना होता है भाई, कौन इसमें से आउटपुट कौन है, ये वर्क जो है, किसी भी हीट इंजन का जो वर्क होता है यही इसका क्या होता है, आउटपुट। यानी किसकी वैल्यू दी हुई है, 3 किलोवाट क्या है, W। तो वर्क दिया हुआ है W इज इक्वल टू 3 किलोवाट। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो किलोवाट है, किलोवाट का मतलब होता है दैट इज किलो जूल पर सेकेंड, क्योंकि जूल पर सेकेंड ही वाट होता है। जूल पर, पहले हमने ये चीज बताई है एनर्जी पढ़ाते समय, जूल पर सेकेंड ही क्या होता है, वाट होता है। और यहां पर किलोवाट है, इसका मतलब किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दूसरा, इनपुट इज कितना है, इनपुट कितना है, 10,000 जूल पर सेकेंड। अब बताइए भाई, इस सिस्टम में इनपुट कौन है, Q1, जो आप हीट देते हैं वही आपका क्या है, दिस इज योर इनपुट। सो Q1 इज इक्वल टू 10,000 जूल पर सेकेंड। अब एक काम करें, दोनों को सेम करना होगा, या तो इसे आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, या इसे जो किलो जूल में उसको किस में कन्वर्ट कर दें, जूल पर। तभी जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। तो 10,000 जूल है, अगर हम किलो जूल में बदलेंगे तो कितने से भाग दे देंगे भाई, 1,000 से भाग दे देंगे। तो इसको 1,000 से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 किलो जूल पर सेकेंड। अब देखिए, ये है 3 किलो जूल पर सेकेंड और ये हो गया 10 किलो जूल पर सेकेंड। अब ये चीज जो दी हुई थी हमने लिख ली। अब क्या निकालना है भाई, थर्मल एफिशिएंसी। ठीक ना। थर्मल एफिशिएंसी का मतलब है जो हीट के टर्म में बताना है, जो हीट दे रहे हैं उससे कितना। सिंपली इसके केस में हम क्या निकालेंगे,
एफिशिएंसी, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट यही है ना आपका, कितना आया है 3 किलो जूल पर सेकेंड, और इनपुट कितना है 10 किलो जूल, 3/10 दैट इज 0.3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, और 30%। ये इसकी क्या हुई, थर्मल एफिशिएंसी। तो तरीका समझ में आया, कैसे आगे बढ़ेंगे फटाफट नोट करें। अगला क्वेश्चन है, दे रहा है कि अ कार्नोट हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 27 डिग्री एंड 327 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ही देखिए सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, पहला काम क्या होना चाहिए, इनको कन्वर्ट करना। दूसरा चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सोर्स का टेम्परेचर है और कौन सिंक। पहले बताया हायर टेम्परेचर किसका होगा, सोर्स का, और लोअर टेम्परेचर कौन किसका होगा, लिखे नहीं, बोर्ड पे देखिए। क्लियर है यहां तक। तो आपको इसमें दिया क्या है भाई, टी हायर दिया हुआ है और टी लोअर, ये चीज पहले से क्लियर है। 327 हो गया हमारा हायर और 27 डिग्री हो गया हमारा लोअर टेम्परेचर, ठीक ना। तो जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले नोट कर लेंगे हम, टी हायर कितना है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें प्लस 270, ये कितना हो गया 600 कैलोरी। क्लियर है। दूसरा दिया है टी लोअर सेंटीग्रेड प्लस 273 दैट इज 300 कैलोरी। ठीक है, अब करना है क्या, सबसे पहले हीट इंजन को बना लेना है। तो हीट इंजन यहां बना लेते हैं। पहला टेम्परेचर कितना है 600, ये हो गया हीट इंजन, और दूसरा टेम्परेचर हो गया 300, और यहां पे क्या मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ वर्क प्रोड्यूस्ड इज 300 किलो जूल, जो वर्क उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न होना, तो जितना वर्क उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है, दैट इज क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है। कितना दिया है भाई 300 किलो जूल। फाइंड द हीट एडेड एंड हीट रिजेक्ट, यानी पूछ रहा है कि भैया बताओ ये Q1 क्या होगा और ये Q2 क्या। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्वेश्चन। आपको टेम्परेचर बता दिया और वर्क की वैल्यू बता दिया, ठीक ना। वर्क कितना है भाई 300 किलो, तो बोल रहा है कि यदि यह इंजन 300 किलो जूल वर्क पैदा कर रहा है तो आखिर इसने कितना हीट लिया होगा और कितना हीट रिजेक्ट किया होगा। बात आती है कि ये बात हम कैसे बताएं भाई, तो ध्यान रहे ये एकदम की पॉइंट है, इसको पकड़ के रखना है। जब भी आपको ये दोनों टेम्परेचर मालूम हो, हायर और लोअर, तो इससे एक चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज द एफिशिएंसी। क्लियर है ना। हमको ये पता है कि अगर हमको हायर और लोअर मालूम है तो हमें एफिशिएंसी निकालने के सिर्फ दो चीज चाहिए, हम पहला काम कर लेंगे एफिशिएंसी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जैसे ही दोनों टेम्परेचर दिखे पहला काम क्या निकाल के रख लेना साइड में, एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर यदि आप एफिशिएंसी निकालें तो 1 माइनस टी लोअर अपॉन, यही होती है एफिशिएंसी, तो इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर कितना है भाई 300 बटा 0.5 दैट इज 0. एफिशिएंसी 0.5 का मतलब 50। अब देखिए इस इंजन की एफिशिएंसी आपको मालूम है, क्षमता आपको मालूम है कि आप जितना भी देंगे उसका आधा ही ये क्या कर रहा होगा। मान लो आपने इनपुट के रूप में 10 रुपए दिया होगा तो आउटपुट कितना मिला 5। अब जरा उल्टा सोच के देखो, आपको 5 रुपए आउटपुट मिला है, इसका मतलब इनपुट कितना दिया होगा आपने। तो आपको यहां 300 किलो जूल आउटपुट मिला है तो इनपुट कितना दिया होगा आपने 600 किलो। ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि हमें इसकी क्या मालूम है, दक्षता मालूम है कि ये इसकी क्षमता जो भी हीट देंगे इस इंजन की क्षमता है कि वो उसका आधा किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क। तो इसका मतलब अगर ये 300 किलो जूल वर्क दे रहा है तो लिया कितना होगा
600 किलो जूल। सो Q1 विल बी 600 एंड Q2, अगर इसने 600 किलो लिया और 300 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट किया तो इधर कितना आया होगा? 300 किलो जूल। दिस विल बी 300 किलो। ये जो दोनों प्रॉब्लम की, ये दोनों एसएससी जेईई के प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो इसमें कोई जान नहीं होती है, बस आपने पहले प्रयास किया है कि नहीं उस पर निर्भर करता है। अगर आपने इस तरह के 10 प्रॉब्लम किए हैं तो फिर जो प्रॉब्लम आएगा वो आप वहां भी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। अगला प्रॉब्लम है, अ कार्नोट हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 800 केल्विन एंड 300 केल्विन। सबसे पहला काम कि हीट इंजन को हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। 800 केल्विन दिया है, एक हीट इंजन हो गया, और नीचे कितना? 300 केल्विन, ठीक है। यहां पर ये कुछ वर्क देगा, यहां से हीट Q1 लेगा और यहां पर हीट कितना रिजेक्ट करेगा? Q2, ठीक है। हीट इंजन बना लिया। कह रहा है इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 800 केल्विन और 300। सोर्स का टेम्परेचर 800 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन। इफ इट टेक्स 400 किलो जूल ऑफ हीट, टेक मतलब लेना, यदि ये कितना लेता है? 400 किलो जूल ऑफ हीट, यानी इसमें किसकी वैल्यू 400 किलो जूल है? Q1। ले कौन? हीट इंजन ले क्या रहा है? Q1, और दे क्या रहा है? वर्क और हीट रिजेक्टेड। सो Q1 की वैल्यू दी हुई है 400 किलो जूल। यहां पर T हायर 800 केल्विन, T लोअर 300 केल्विन, Q1 400 किलो, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द वर्क, वर्क की वैल्यू क्या होगी, और हीट रिजेक्टेड Q2 क्या है? हीट। आपको वर्क की वैल्यू निकालनी है और हीट रिजेक्टेड की वैल्यू नहीं। फिर से देखिए, फिर से क्लू छुपा हुआ है। आपको दोनों टेम्परेचर मालूम है ना, तो पहला काम क्या निकाल लेना है भाई? एफिशिएंसी। एकदम क्लियर कट है। अगर हमें दोनों टेम्परेचर मालूम है तो पहले एफिशिएंसी निकाल के साइड में रखो। तो यहां लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, दैट इज 1 माइनस टी लोअर कितना है? 300 बटा 800, कितना आया ये? 5/8। आपकी एफिशिएंसी निकल गई, इसको साइड में रख लो। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5/8, ठीक है। और हमें निकालना क्या है भाई? हमें वर्क निकालना है। आप जरा देखो वर्क इस एफिशिएंसी के साथ कैसे रिलेटेड है। वर्क एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि एफिशिएंसी आपको मालूम है, तो आपको यह सोचना है कि वर्क निकालने में हम इस एफिशिएंसी का यूज कैसे करें। देखिए क्या तरीका है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बटा, यही होता है ना। एफिशिएंसी आपको मालूम है, इनपुट भी आपको मालूम है, इनपुट कितना है और निकालना क्या है, और इसी आउटपुट को तो आप क्या कह रहे हैं? वर्क कहते हैं। तरीका समझ में आ रहा है ना? आउटपुट है क्या आपका? वर्क ही तो है। सो आउटपुट इज वर्क अपॉन इनपुट। इनपुट कितना है? 400 किलो जूल, और एफिशिएंसी कितनी आई? 5/8 इज इक्वल टू W अपॉन 400। तो यहां से वर्क कितना आ गया बताइए? 2000/8, यही आएगा ना? 200। तो वर्क हो गया 250 किलो। अब देखिए 400 आपने दिया था, 250 वर्क मिल चुका है, तो यहां कितना गया होगा? हीट रिजेक्टेड निकल गया 150 किलो जूल। क्लियर है? मतलब इसमें कोई चीज टफ नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, लिखे नहीं, बोर्ड पे आइए। थोड़ा सा टफनेस को इसमें बढ़ाया गया है, प्रॉब्लम थोड़ा सा आगे तक जाएगा। सीखिए इसमें क्या करना है। दिया है अ कार्नोट हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 900 केल्विन एंड T2। इस बार आपको सिंक का टेम्परेचर नहीं बताया गया, सिंक के टेम्परेचर को क्या दे दिया? T2 दे दिया। आगे कह रहा है एंड वन अनदर कार्नोट हीट इंजन, एक दूसरा कार्नोट हीट इंजन भी है, ऑपरेट्स बिटवीन, और वो कहां कहां काम कर रहा है? T2 एंड
400 केल्विन। अब यहां पर दो हीट इंजन है, एक काम कर रहा है 900 केल्विन और T2 के बीच, और दूसरा काम कर रहा है T2 एंड 400 केल्विन के बीच, ठीक ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, तो आपसे इस T2 की वैल्यू ही निकालने के लिए कह रहा है। कब कब? पहला, एफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 एंड 2 आर इक्वल। पहले केस में दोनों की एफिशिएंसी क्या है? दोनों ही इंजन की एफिशिएंसी यदि इक्वल है तो आप बताएं कि T2 की वैल्यू क्या। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि यदि वर्क ऑफ इंजन 1 एंड 2 आर इक्वल, फिर से T2 निकालना है, लेकिन कंडीशन को चेंज कर दिया। इस बार कंडीशन क्या है कि वर्क डन का मतलब आउटपुट, इंजन 1 और इंजन 2 का आउटपुट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। उस परिस्थिति में आप बताएं कि T2 की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है? कैसे अटेम्प्ट लेंगे देखें। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करेंगे, इस हीट इंजन को ड्रॉ करेंगे। देखें जरा ध्यान से, पहला हीट इंजन काम कर रहा है 900 केल्विन, इसको हम देते हैं हीट इंजन 1। 900 केल्विन और टेम्परेचर कितना? और बोर्ड पे देखिए भाई, बोर्ड पे देखिए सभी लोग, दूसरा इंजन किसमें काम कर रहा है? T2 और हीट इंजन T2 और 400। बात समझ में आ रही क्या कहना चाहता है? दो हीट इंजन है, पहला 900 केल्विन और T2 के बीच काम कर रहा है, ठीक ना। यानी अगर यहां से इसने हीट Q1 लिया होगा और यहां पर हीट कितना रिजेक्ट किया होगा, और यहां पे कुछ वर्क W1। अब देखिए ये जो हीट रिजेक्ट हो रहा है ना इस इंजन से, वो दूसरे इंजन के लिए क्या बन जाएगा? हीट इनपुट बन जाएगा। अब ये यहां से T2 से कितना हीट लेगा? Q2, और यहां कितना देगा और कितना वर्क करेगा? W2। ये W1 क्या है तो हमने मान ली कि ये कितना काम किया। बात समझ में आ रही है? फिर से ध्यान से समझे। 900 केल्विन और T2 के बीच Q1 लिया और Q2 रिजेक्ट किया। अब जरा ध्यान से देखिए, T2 को मिला कितना था? Q2, तो ये देगा भी कितना? Q2 ही देगा, ठीक ना। Q2 दिया और Q3 क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, तो वर्क कितना हुआ? अब जरा देखिए W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बताइए। यहां से दिया Q1 और रिजेक्ट हो गया Q2, तो वर्क कितना मिला? Q1 माइनस 10 रुपया दिया और 2 रुपया बाहर चला गया, तो वर्क में कितना कन्वर्ट हुआ होगा? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी Q1 माइनस, यहां W2 की वैल्यू कितनी होगी? मिला इसको कितना? Q2, और बाहर कितना चला गया, तो वर्क में कितना कन्वर्ट हुआ? Q2 माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये इसका हो गया कंप्लीट डायग्राम। अब देखो कितना आसान है सॉल्व करना। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। हमें T2 निकालना है। कंडीशन क्या है कि जब दोनों ही इंजन की एफिशिएंसी क्या हो? इक्वल हो। इस केस में हमें सबसे पहले इंजन 1 की एफिशिएंसी लिखनी होगी और इंजन 2 की, और फिर उन दोनों को क्या करना होगा? इक्वल कर देना। बात क्लियर है? आइए देखते हैं। पहले अगर हम इंजन 1 की एफिशिएंसी लिखें, एफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 माइनस क्या होगा? T लोअर बाई T हायर। इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T लोअर बाई। अब जरा देखिए इंजन 1 के लिए T लोअर कौन सा है और T हायर कौन सा है? क्लियर है? 1 माइनस T2 अपॉन 9। क्लियर है? और दूसरा एफिशिएंसी ऑफ इंजन 2, ये कितना होगा भाई? 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। इसके लिए T लोअर कितना है? 400 अपॉन T हायर कितना है? T2। बात समझ में आई? अब कह रहा है दोनों इंजन की एफिशिएंसी क्या है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। हमें पता है फ्रॉम क्वेश्चन η1 इज इक्वल टू η2, दैट इज 1 माइनस T2 अपॉन 900 इज इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन T2। अब देखिए 1 और 1 कैंसिल, माइनस और माइनस, सो यहां से T2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे
T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुना 4, 1 2 3 4, तो T2 इज इक्वल टू 36 का बाहर आ गया 600। बात समझ में आई? क्या तरीका है, कैसे करना है, ठीक ना? कोई भी टफनेस नहीं है यहाँ, बस आपको समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो सिर्फ उसके बाद खाना पूर्ति रह जाती है। बात समझ में आई? सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है कि वर्क ऑफ द इंजन 1 एंड 2 आर इक्वल, उस समय T2 की वैल्यू क्या? अब आपको क्या इक्वल कर देना है भाई? वर्क सही करना है, दोनों का वर्क इक्वल करना है और फिर बताना है कि T2 की वैल्यू क्या होगी। देखें जरा ध्यान से, सेकंड केस में W1 इज इक्वल टू, और W1 कितना है? Q1 माइनस Q2, ये किसके बराबर होगा? Q2 माइनस। अब जरा देखिए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस, लिख सकते हैं? चूंकि ये रिवर्सिबल कार्नोट है ना, तो Q को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? T के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Q1 के लिए हो गया T1, Q2 के लिए हो गया T2, Q2 के लिए फिर से T2 और Q3 के लिए T3। इसमें सारी वैल्यूज आपको मालूम है। ध्यान दीजिए, T1 कितना है? T1 900 माइनस इज इक्वल टू T2 माइनस 400। बात समझ में आ रही है? यहां से कितना आएगा T2? 2 टाइम्स ऑफ, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू माइनस 400 को इधर भेज दीजिए, 1300, और T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 650 केल्विन कब है? जब इन दोनों इंजन का वर्क क्या हो? इक्वल। अगर एफिशिएंसी सेम रखेंगे तो T2 आएगा 600, अगर वर्क सेम रखेंगे तो T2 आएगा 650। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा उलझाने वाला है लेकिन है कुछ नहीं। दिया है अ हीट इंजन ऑपरेट्स एट 75% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। अब यहां पर यही लाइन आपको समझना है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। एक हीट इंजन है जिसकी जो अधिकतम एफिशिएंसी है उसके कितने पे ऑपरेट हो रहा है? अगर मेरी जो अधिकतम एफिशिएंसी है, ध्यान दो, मेरी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो कुछ तो होगी मेरी मैक्सिमम। मान लो मेरी अधिकतम एफिशिएंसी 80% है, तो मैं अपने 80% के कितने पे काम कर रहा हूं? 80, मेरा अधिकतम कितना है? 80% है। मैं भी 100 नहीं हो सकता ना। किसको दिक्कत होगी? सेकेंड लॉ को, क्योंकि मेरी अगर 100% एफिशिएंसी हो गई, अगर मैं एक सिस्टम हूं और मेरी एफिशिएंसी 100% हो गई, तो मैं PMM2 बन जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। तो मेरी जो अधिकतम एफिशिएंसी, हमने मान लिया कि मेरी अधिकतम एफिशिएंसी 80% है। अधिकतम कितनी है? तो मैं जब काम करता हूं तो अपने अधिकतम का कितने % पे काम करता हूं? तो मान लो मेरी अधिकतम 80% थी, तो मेरे लिए 80% मेरा 100 हो गया, ठीक ना? और मैं अपने कितने पे काम कर रहा हूं, यानी कितना % मेरा एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है? 60। बात में ध्यान दो, 80 जो है, 80 मेरा मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, यानी 80 को हम कितना मानेंगे? 100। और मैं कितने पे काम करता हूं भाई? 75% पे काम करता हूं। तो इसको जरा 80 100% है, तो 25% कितना हुआ भाई? इसको 4 भाग में बांट दे तो 25% निकलेगा, ठीक ना? तो 20 का मतलब है 25%। और मैं कितने पे काम कर रहा हूं? 75% पे काम कर रहा हूं। तो 80 का 75% कितना हुआ? 60। 25 गुना 3, तभी ये कितना होगा? तो 20 गुना 3 कितना होगा? 60। यानी मेरी एक्चुअल एफिशिएंसी मेरी कितनी हुई? 60%। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा इसने कि एक हीट इंजन 75% पर ऑपरेट हो रहा है, और ये 75% किसका है? मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। इसी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी को हम कार्नोट एफिशिएंसी कहते हैं,
ठीक है ना। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है। कार्नोट दिमाग में आना नहीं चाहिए कि 100% होती है। कार्नोट की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% क्या होती है, मैक्स, दो टेम्परेचर लिमिट के बीच मैक्सिमम होगी। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। ठीक ना। इस इंजन का सबसे पहले क्या निकालना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कौन सी एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की। और उसके लिए क्या चाहिए भाई, सिर्फ दो टेम्परेचर चाहिए, हायर एंड। तो मान लो हमको मालूम है यहां हायर और लोअर का रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ हीट सोर्स टेम्परेचर, टी हायर होता है, हीट सोर्स का टेम्परेचर कितना हो गया, टी हायर, एंड हीट सिंक टेम्परेचर इज कितना है, यानी टी हायर अपॉन टी लो। ये कितना दिया है, यानी आपको टी हायर अपॉन टी लोअर मालूम है। अब बताइए एफिशिएंसी कार्नोट की कितनी होगी, 1 माइनस टी लोअर बाई। तो इससे आप क्या निकाल लिए, कार्नोट एफिशिएंसी है। कार्नोट एफिशिएंसी का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो ये कितना आएगा भाई, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर चाहिए ना, तो इसको क्या कर देंगे 3/5। ये 5 टी हायर बाई टी लोअर 5/3 था, तो टी लोअर बाई टी हायर कितना होगा 3/, ये बताइए कितना आएगा, कितना 40% और 0.4। यानी ये जो टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है इसके बीच यदि आप कार्नोट हीट इंजन को लगाते तो उसकी एफिशिएंसी अधिकतम कितनी आती, 40%। कह रहा है कि जो आपका इंजन है वो कार्नोट के कितने पे काम कर रहा है, 75% पे ही काम कर रहा है। यानी ये जो 40 है ये हमारे लिए कितना हो गया, 100%। ठीक ना। और इसका 75 का मतलब कितने प्रतिशत, 30%। यानी इंजन की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी होगी, ये बात समझ में आ रही है। फिर से समझो, मैक्सिमम पॉसिबल आया ना, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी का कितने पे काम कर रहा है। अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी आई है, कार्नोट एफिशिएंसी कितनी आई है 40%। अब 40% का आपको क्या निकालना होगा, 75% निकालना होगा। 40 का 75 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 का 75, ये कितना आया भाई, सही हो रहा है। यानी इंजन की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, 30% ही है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपके पास जो भी बुक है उससे जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो क्लास में पूछे, नहीं तो केबिन में हमेशा स्वागत है कोई भी प्रॉब्लम जो थर्मल से रिलेटेड है पूछने के लिए। ओके चलिए आज यहीं दे देंगे। नेक्स्ट डे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किधर, एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके और इसी के साथ आपका यूनिट 2 जो है आपके सिलेबस का वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।